ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए। पार्ट 30 नहीं है, इसके पहले के पार्ट आप पिछले प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं और फिर उसके आगे आप आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज की क्लास हम थोड़ी धीरे धीरे बोलने की कोशिश करेंगे। मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है बट ट्राई करेंगे थोड़ा कम स्पीड में बोलेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ 181 में। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी आवृत्ति की बात हो रहा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियम वेव। मीडियम वेव के फ्रीक्वेंसी के लिए बात कर रहा है इन एएम ब्रॉडकास्टिंग। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया एएम ब्रॉडकास्टिंग, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। एएम प्रसारण मध्यम वेव, मेगावाट नहीं, यहाँ पे एमडब्ल्यू होगा। एमडब्ल्यू मतलब मध्यम वेव। ठीक है, के लिए आवृत्ति की सीमा क्या है, के लिए आवृत्ति की सीमा क्या है। तो अब ये कुछ रेंज लिखे हुए हैं आपके सामने, हम इसको बता सकते हैं बट हम पहले देखते हैं कि एएम क्या होता है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पहले तो आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एएम होता क्या है। तो एएम को हम लिख सकते हैं क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक, इसी तरह एफएम होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसी तरह पीएम होता है। तो ऐसे ही हम फेज मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखेंगे। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है, तो यहाँ पे हमने आपके सामने तीन वेव्स दिखाई हैं। अब इन तीन वेव को पहले समझते हैं क्या है। पहला लिखा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या फिर इसको कह सकते हैं हम इंफॉर्मेशन सिग्नल, या हम कह सकते हैं मैसेज सिग्नल। ठीक है, या हम कह सकते हैं मैसेज सिग्नल। तो हमारा क्या है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल। अब ये होता क्या है, जिस सिग्नल में एक्चुअल मैसेज होता है, एक्चुअल डेटा होता है, हमारा एक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्या कहते हैं हम, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और नेक्स्ट लिखा है कैरियर वेव। कैरियर वेव, ठीक, वाहक, कैरियर मतलब वाहक। अब जैसे आप ऑटो में बैठते हो तो ऑटो वाला आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो यहाँ पे आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो, यानी आप मैसेज सिग्नल हो, या कह लो आप इंफॉर्मेशन सिग्नल हो। ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है बट आप बहुत लंबी दूरी ट्रेवल नहीं कर सकते हो। तो लंबी दूरी ट्रेवल करनी हो तो हम क्या करते हैं, ऑटो करते हैं। ऑटो वाला क्या करता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम टाइम में पहुंचा देता है कि नहीं है। तो लंबी दूरी और टाइम कम लिया, तो वही काम यहाँ पे कैरियर वेव का है। तो कैरियर वेव आपका ऑटो वाला हो गया और इंफॉर्मेशन सिग्नल आप खुद हो गए। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है बट दूरी बहुत ज्यादा है, आपको समय कम चाहिए, तो इसलिए हमने कैरियर वेव का उपयोग किया, जैसे हमारा ऑटो वाला हमने यूज किया। तो कैरियर वेव का काम है एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को पहुंचाना। अब देखो, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल में चेंज होते हैं। ठीक, वो चेंज होता है, उसके आयाम में चेंज होता है। किसमें, देखो हम एक डायग्राम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, एक मिनट, इसको छोटा कर देते थोड़ा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां डायग्राम हम बनाना चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक, इंफॉर्मेशन को ले जाना है, इसके अकॉर्डिंग कौन चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज होगा कैरियर वेव। कैरियर वेव हमारा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा और हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल में चेंजेस आते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। क्या प्राप्त होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। जैसे कि अगर हम रिक्शा वाले की एग्जांपल लें, आप बैठे रिक्शा में, आपने अपना बताया कि यहां जाना है आपको, फिर बीच में आप कहोगे भैया यहां रोक दीजिएगा, भैया वहां रोक दीजिएगा, क्या वो रोकेगा,
हाँ वो रोकेगा, तो वो अपने गंतव्य चेंज कर रहा है या रुक रहा है या फिर टर्न ले रहा है, तो उसको कौन चेंज कर रहा है? आप चेंज कर रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में के अकॉर्डिंग करियर वेव को चेंज किया जाए तो जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। क्या प्राप्त हो रहा है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। आयाम में चेंज हो, परिवर्तन, आयाम में परिवर्तन, ठीक है, आयाम में परिवर्तन होगा। सिग्नल के आयाम में जो भी चेंज होगा वो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब इसी तरह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, उसमें क्या होता है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार करियर वेव में जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें मिलता है, उसकी करियर वेव के सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में, आवृत्ति में जो चेंज होते हैं, अगर आयाम में चेंज होगा तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो हमें क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। उसी तरह फेज में अगर चेंज होगा तो हमें फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा। और ये हमारा मॉड्यूलेशन का ब्लॉक डायग्राम है, इजी तरीके से याद करने का कि मॉड्यूलेशन होता कैसे। तो इंफॉर्मेशन टेक्निक, इंफॉर्मेशन जो भी है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम करियर वेव में चेंज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें जो प्राप्त हो रहा है वो मॉड्यूलेटेड वेव हो रहा है। मॉड्यूलेशन का मतलब अब बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना या बढ़ाना। अब बताओ, जब एक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसमें कुछ एरर आ जाएंगे, कुछ नॉइज आ जाएंगे, कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, तो उन दिक्कतों को ना फेस करना पड़े इसलिए हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। ठीक, मॉड्यूलेशन टेक्निक कर रहे हैं। एक सिग्नल जाते जाते डिस्टॉर्ट हो जाएगी और पूरी नहीं पहुंच जाएगी जब ज्यादा दूर तक ट्रेवल करने की बात आती है तो। ठीक, जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो उसमें आप खाने पीने की चीजें लेके चलते हो, अगर वो नहीं लेके चलोगे तो आप धीरे धीरे डिस्चार्ज, मतलब हमारा एनर्जी लॉस होगी आपकी, बिल्कुल। तो उसी तरीके से हमारा इन मॉड्यूलेशन का काम होता है, सिग्नल को इन डिस्टॉर्शन फ्री रखना, उसको बढ़ाते रहना। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। अब हम वेव के बारे में भी समझ लेते हैं। एक हमारा मॉड्यूलेटिंग वेव है, ठीक, ये जो हमारा फिगर है ये मॉड्यूलेटिंग वेव का है, एक सिग्नल है नॉर्मल सिग्नल, करियर वेव का ये सिग्नल है। अब देखो मॉड्यूलेटिंग वेव के अकॉर्डिंग हमारा करियर सिग्नल कैसे चेंज हो रहा है। ये रहा हमारा मॉड्यूलेटिंग वेव का सिग्नल, देखो ऊपर वाले की तरह है बिल्कुल, ये ऐसे गया और ऐसे आया। उसी तरह हमारा नीचे का भी एनवेलप हम बना देंगे यहाँ पे, ठीक, बन गया। अब इसके अंदर जो ये देख रहे हो आप, इसके अंदर ये वेव ट्रेवल कर रही है, ये करियर वेव है। और ये देखिए आप, इसके अकॉर्डिंग ऊपर बड़ा छोटा हो रहा है। तो यही दर्शा रहा है हमारा कि जो हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग शेप चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कुछ बेसिक फेनोमेना जो आपको आना चाहिए। अब एक चीज और जान लो, अगर देख रहे हैं हम तो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हम म्यू कहते हैं, ठीक है, वो कितना होता है? 0.5। किसके केस में? एएम की बात हो रही है, यहाँ पे हम एएम की बात कर रहे हैं ना, तो सारी रिलेटेड बातें इससे होंगी। ठीक, तो एएम की बातें कर रहे हैं अगर, तो इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है ये तो आप सभी को पता है, ये ऑडियो रेंज वैल्यू है। हमने वैल्यू वाली क्लास 2-3 बार टेबल आपको पढ़ा दिया है, फिर भी यहां भी देख लेते हैं। तो ये ऑडियो रेंज वाली सिग्नल है, ठीक, तो ये किसका रेंज है? ऑडियो रेंज। ठीक, ये वाला जो रेंज हमारा, ये हमारा स्काई वेव प्रोपगेशन में यूज होता है। किसमें यूज होता है? हमारा स्काई वेव में, स्काई वेव प्रोपगेशन, मतलब हमारा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 530 हर्ट्ज से 1650 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आंसर तो आप कहीं ना कहीं से
जान जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक भी आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने बहुत अच्छे से ये समझा कि होता क्या है, कैसे काम करता है, ताकि जिन बच्चों ने खाली आंसर रटाया और एग्जाम में आंसर भूल जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए उसका बेसिक्स क्या है और कैसे काम करते हैं। तो 530 हर्ट्ज से लेकर के 1650 किलो हर्ट्ज, और ये वैल्यू आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप 2-4 बार क्वेश्चन लगाओगे, आपको ये वैल्यू जब भी क्वेश्चन में दिखेगी आपको बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। तो 181 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। होप ये स्लाइड समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, और ये भी समझ में आ गया होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। इसी तरह हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है और इसी तरह हमारा फेज मॉड्यूलेशन भी होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमारा आवृत्ति चेंज होती है, किसमें, एफएम में, और पीएम की बात करें अगर हम तो इसमें फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है, फेज चेंज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 182, देखते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। अरे ये तो सबको ही पता है कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश की गति के बारे में पूछ रहा है। तो 3 गुणे हमारा 10 के पावर 8, ये 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 108 लिखा है, 108 नहीं, ये 10 के पावर 8 है, ठीक है। तो 3 गुणे 10 के पावर 8 हमारा लाइट की स्पीड होती है। इसमें कुछ और बताने लायक तो है नहीं, बिल्कुल आपको सबको पता होगा, और यहाँ पे भी हमने सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनालॉग मल्टीप्लायर IC-AD633। अब देखिए यहाँ पे हम IC की बात कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले हम क्या कहते हैं, देखो IC जो AD633 होता है ये AM वेव जनरेट करता है। क्या करता है हमारा, AM, ठीक है। क्या काम है इसका, मॉड्यूलेशन, एएम वेव हमारा जनरेट कर रहा है, एएम सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉग गुणांक IC633, AD633, IC-AD होगा। का कार्य क्या है, देखो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन हमें दोनों में ही पढ़ना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन क्या करो कि इंग्लिश में फॉलो क्या करो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में ये फर्क होता है, हिंदी में गलतियां होती है, बट अगर जब गलती होता है तो इंग्लिश को मान्य दिया जाता है। एडी होगा यहाँ पे, ठीक है, IC-AD, ठीक है, IC का नाम है ये। IC-AD633 का कार्य पूछ रहा है, तो जनरेट एएम सिग्नल क्या होता है हमारा, जनरेट एएम सिग्नल, और ये हमारा ऑप्शन में भी है। तो हम यहां से आते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन में है। अब देखो जनरेट एएम सिग्नल है, तो डीमॉड्यूलेट कैसे किया जाता है एकदम एएम सिग्नल को, डायोड और रेक्टिफायर सर्किट द्वारा, ठीक है। एएम हमने जनरेट कर दिया और फिर उसको हमने डीमॉड्यूलेट भी कर दिया। अब ये भी जान लेते हैं कि हमारा जो एफएम सिग्नल है वो कैसे जनरेट होता है। तो हमारा एफएम सिग्नल जनरेट करने वाली आईसी जो होती है LM566C, ये वाले का होगा हमारा LM566C। ये जो आईसी है वो क्या काम करती है, जैसे हमारी ये वाली आईसी क्या कर रही है, हमारी ये वाली आईसी हमारी एएम सिग्नल जनरेट कर रही है, वैसी हमारी एफएम सिग्नल जनरेट करने वाली आईसी कौन सी है, LM566C, ठीक है। अब और हमने ये भी जान लिया डायोड और रेक्टिफायर द्वारा हमारा ये डीमॉड्यूलेट एएम सिग्नल होता है। अब एफएम भी लिखा हुआ है हमारे ऑप्शन में कि डीमॉड्यूलेट एफएम सिग्नल, तो इसकी आईसी होती है NJW2307, ठीक है, NJW2307। तो ये वाली आईसी हमारी एफएम सिग्नल डीमॉड्यूलेट करती है। तो इसी तरह हमारा चारों का हमें पता चल गया कि कौन क्या काम करता है। देखो एफएम सिग्नल जनरेट करने वाली आईसी LM566C, जनरेट एएम सिग्नल जनरेट करने वाली आईसी हमारी जो कि हमारे क्वेश्चन में है AD633, ठीक है। नेक्स्ट है डीमॉड्यूलेट एएम सिग्नल, तो डायोड और रेक्टिफायर की मदद से हम डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। और डीमॉड्यूलेट एफएम सिग्नल तो NJW2307, ये ऑप्शन में आपको दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 183 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जनरेट एएम सिग्नल, ठीक है। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
विच एंटीना इज used for medium wave band in AM रिसीवर। AM रिसीवर में कौन सा एंटीना उपयोग होता है हमारा मीडियम वेव बैंड के लिए? AM रिसीवर में मीडियम वेव बैंड के लिए कौन सा एंटीना उपयोग किया जाता है? पहली बात, लूप एंटीना जो होता है उसका उपयोग हम लो वेव बैंड में करते हैं। कहां? लो वेव, जहां लो वेव होती है वहां पे हम लूप एंटीना का उपयोग करते हैं। वेरी मतलब बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे हमारी सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी पे हमारी सिग्नल रिसीव करती है। ठीक, ज्यादातर इसको हम कह सकते हैं घरों में यूज करते हैं, बट इतना ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि बहुत ही लो रेंज है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी तक हमारा ये यूज होता है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए यूज होता है डाइपोल एंटीना, तो जानते हैं कि आप डायरेक्शन के लिए डाइपोल एंटीना यूज होता है। अब फेराइट रॉड एंटीना जो होता है मीडियम वेव या मीडियम फ्रीक्वेंसी पे उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 184 का। आइए थोड़ा सा एक फिगर भी देख लेते हैं लूप एंटीना और फेराइट रॉड एंटीना का। तो ये रहा हमारा लूप एंटीना, कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वायर है और ये हमारा चोक है और ये हमारा कैपेसिटर वेरिएबल लगा हुआ है टू आरएफ एम्पलीफायर, आरएफ एम्पलीफायर के पास चला गया। तो ये हमारा क्या है? लूप एंटीना। ठीक है, ये सर्किट हमारी किसकी है? लूप एंटीना की सर्किट है। नेक्स्ट हमारी जो सर्किट बनी हुई है ये हमारी फेराइट रॉड एंटीना है और इसका काम यही है, मीडियम वेव में हम इसको यूज करते हैं। ये भी लो फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है बट अच्छा रिस्पॉन्स देता है लूप एंटीना से, इस वजह से हम इसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है, ये रहा फेराइट रॉड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनके लिए यूज होता है, ईएमएफ के लिए। प्राइमरी, ये इस पे वाइंडिंग लगी हुई है और ये एम्पलीफायर पर आउटपुट जा रहा है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये एंटीना से आ रहा है। अगर इसको इस तरह से देखें हॉरिजॉन्टल वेव में तो ये हमारी फेराइट रॉड है, ये एंटीना की कॉइल्स है और ये चारों जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा फेराइट रॉड एंटीना। ठीक है, अब लूप एंटीना जब बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे यूज करता है और इसका बहुत ही पुअर इफिशियंसी होता है। कैसा इफिशियंसी? बहुत ही बेकार इफिशियंसी होता है क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा तो इफिशियंसी तो अच्छी होगी नहीं। तो ये लगभग 20 हर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक उपयोग होता है। ठीक है, पुअर इसकी इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी मतलब दक्षता, कार्य करने की दक्षता, कितना सक्षम है ये कार्य करने के लिए। तो बहुत ही बेकार स्थिति होती है। ठीक, और हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फेराइट रॉड एंटीना। और ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? देखिए, विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज टू प्रोड्यूस द वेव फॉर्म। अब इस वेव फॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए, जो ये वेव फॉर्म दी गई है इसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन से मॉड्यूलेशन टेक्निक का उपयोग किया गया है? तरंग रूप का निर्माण करने के लिए किस प्रकार के मॉड्यूलेशन तकनीकों का उपयोग किया गया है? ऐसा क्वेश्चन एक और क्लास में आया था, उस समय हमारी ये वाली वेव नहीं दी थी, ओनली ये वेव दी थी। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने उस समय भी बोला था कि ओनली वन वेव से हम कैसे बता सकते हैं? ये तो 0101 डिजिटल वेव दे दिया है, तो जब तक हमारी आउटपुट वेव नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा। बट इस क्वेश्चन में दिया है तो हम इसको बता सकते हैं कि कौन से वाले। होप सबको याद होगा, बिल्कुल उस दिन भी अच्छे से समझाया था, उसको बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि ये कौन सी वाली वेव है। ठीक है, तो ये देखो फ्रीक्वेंसी जहां हमारी 1 है बिल्कुल कंप्रेस हो गई, फिर जहां 0 है हमारी वहां पे देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये ज्यादा हो गई, फिर हमारी यहाँ पे कम हो गई क्योंकि यहाँ 1 है, फिर इस एरिया के लिए जहां 0 है हमारा थोड़ा दूर दूर हो गया और फिर हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है। हमने सबका फुल फॉर्म भी बताया था, फेज शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग,
और ये हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी जो डिजिटल सिग्नल हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट होता है और पीएसके में हमारा फेज शिफ्ट होता है। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसमें सैंपलिंग ले जाती है वेव फॉर्म की और उस अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट प्राप्त होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। एक ऐसे बनाऊं और इसमें अगर हम इस तरह से कर दें तो ये जो ये वाला सेक्शन है ये वाला निकल के जो आ रहा है हमारा, फिर ये वाला, ठीक। तो ये कुछ सैंपल्स लेते हैं और उसको फिर हम एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन करते हैं, वो हमारा क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। इसको फुल फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा एफएसके, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं पिछली क्लास की तरह कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या होता है, कैसे होता है, और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में और फेज शिफ्ट कीइंग में। ठीक, क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में आपने देखा कि 1 जहां है ये हमारा सिग्नल बिल्कुल अच्छे से मिल रहा है, 0 पे नहीं मिल रहा है, फिर 1 पे मिल रहा है, 0 पे नहीं मिल रहा है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू हमारा सिग्नल जो हम दे रहे हैं, डिजिटल मैसेज सिग्नल जो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो हो रही है वो शिफ्ट हो रही है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है। यहाँ पे देखिए 1 के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल सिग्नल है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव देखो चेंज हो रहा है। कैसे, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, कैरियर वेव जो चेंज हो रहा है ये हमारे एफएसके बन गए, वो डिजिटल मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कंप्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम, ज्यादा, कम, कम, जैसे जैसे हमारा ये डाटा दिया जा रहा है उस हिसाब से ये समझाया गया है। उस दिन भी समझाया था और आज भी आपके सामने बिल्कुल ले आए कि आपको ये चीज समझ में आ जाए और रट जाए। ठीक, यहाँ पे देखो 1, तो ये हमारा सिग्नल गया। अब 1 से जैसे ही 0 हुआ वहां पे फेज शिफ्ट होगा, ठीक है। वहां पे देखो जैसे 1 से हमारा ये नॉर्मल आ रहा है, 0 हुआ, अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये हमारा चलेगा। अब ये देखो 0 से फिर 1 गया 1 की तरफ, तो फिर हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अपना साइकिल कंप्लीट ना करते हुए वहीं से ये मुड़ जाएगा। ये देखिए फिर यहां से स्टार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 से 0 आया था, और फिर इसी तरह हमारा 0 से फिर जैसे ही 1 आएगा वैसे हमारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम होता है पीएसके का, ये एएसके, एफएसके और टीएसके। ये हमारे मैसेज सिग्नल हैं उसके, ये फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है और ये हमारा पीएसके मिल गया। तो तीनों आपके सामने हैं, पिछली क्लास में भी समझा था और यहाँ भी समझ लिया हमने। इस क्वेश्चन का आंसर 3rd हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 185 का। ये एफएसके का डिटेल है और ये वेवफॉर्म किसका दिखाया है, हमारा एफएसके का, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ रहा है, एम्पलीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही फेज में कोई इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए ये वाला डायग्राम दे करके कि ये वाला डायग्राम देकर के ये कौन सा वेवफॉर्म है, तो ये हमारा पीएसके का, और ये वाला डायग्राम दे देगा तो ये हमारा एएसके का है। ठीक है, होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियो रिसीवर। अब इस रेडियो रिसीवर का नाम क्या है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में भी कुछ रेडियो रिसीवर के बारे में देखा था, ये भी कुछ रेडियो रिसीवर है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन रिसीवर, सुपर हेडोट्राइन रिसीवर, टीआरएफ रिसीवर, ये ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसका फुल फॉर्म बताया था हमने, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। तो ये डायग्राम तो आपने पिछली क्लास में नहीं देखा था, तो ये हमें पता है कि हमने एफएम रिसीवर का डायग्राम देख रखा है, हमने टीआरएफ का डायग्राम देख रखा है, हमें ब्लॉक डायग्राम याद है उसका, सुपर हेडोट्राइन रेडियो रिसीवर का डायग्राम हमें याद है। तो बचा कौन, अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि दिखा रहा है क्या, ये रिफ्लेक्शन रिसीवर है। कौन सा रिसीवर है, ये रिफ्लेक्शन रिसीवर है। इसमें क्या लगा हुआ है, एक एंटीना लगा हुआ है, ट्यूनिंग सर्किट लगी हुई है जो कि फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग का काम
करती है। अब ये देखो यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर यूज फॉर बोथ आरएफ और एएफ। आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, एएफ मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा एम्पलीफायर यूज हुआ है, दोनों को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को, और एएफ सिग्नल को भी एम्पलीफाई करेगा। अब यहां से हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर में चल जाता है, जबकि ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमारा हाई पास फिल्टर में आता है। यानी ऑडियो वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको ज्यादा फिल्टर किया जाता है। हाई पास फिल्टर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है, और लो पास फिल्टर का मतलब, हाँ लिख ली, और ये इसका काम क्या है, नाम से पता चल रहा है, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है। फिर ये जाता है हमारा डीमॉड्यूलेटर में, यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद हमारा ये वापस से कहाँ चल जाता है, फीडबैक के रूप में वापस ट्यूनिंग सर्किट से जो आउटपुट निकल रहा है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लो पास फिल्टर क्रिस्टल एयर प्रेसेस पे चला गया। हमने एक चीज और बताई थी कि रिसीवर और ट्रांसमीटर में ये फर्क होगा। रिसीवर में आपको स्पीकर जरूर दिखेगा, मतलब सिग्नल जो ट्रेवल होगी, जैसे ये एरो बना है, ये एरो हमारा हमेशा हमारा किसके तरफ जाएगा, स्पीकर की तरफ जाएगा। जबकि ट्रांसमीटर में ट्रांसमीटर आपको दिख जाएगा, क्योंकि वही सिग्नल लेकर के आउटपुट दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि क्या है, रिफ्लेक्शन रिसीवर। आइए हम बाकी सबके भी डायग्राम एक बार दोबारा देख लेते, ताकि हम और अच्छे से याद कर सके और रिलेट कर सके। ये हमने देखा था कि ये एफएम ट्रांसमीटर का है, ये हमारा एफएम रिसीवर का है। किसका है, हमारा एफएम रिसीवर का है। ठीक है, एफएम ट्रांसमीटर में हमारा कैरियर ऑक्सीलेटर और रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर लगा हुआ था। यहां से ऑडियो इनपुट दी जा रही है हमारी। ठीक, यहां पे हमारा, अब देखो यहाँ पे तुमको कहीं नहीं दिखेगा कि स्पीकर लगा हुआ है, और एरो दिखा रही है हमारी एंटीना तक जा रही है, यानी ट्रांसमिट होने का काम हो रहा है। यहां से सिग्नल भेजा जा रहा है, उसके लिए हमारा ये यूज हो रहा है। ठीक है, फिर बफर एम्पलीफायर यूज हुआ है, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई यूज हुआ है, और ड्राइवर एम्पलीफायर, और फिर पावर आउटपुट एम्पलीफायर। अब ये ब्लॉक जो डायग्राम है उनके हर एक ब्लॉक के स्पेसिफिक कार्य है। जब ये फुल आप पढ़ेंगे तो हम उसमें समझाएंगे। फिलहाल ब्लॉक डायग्राम आपको सबको याद होना चाहिए। ठीक, कि देख करके ही पहचान जाओ, अच्छा ये तो ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम। कैसे याद होगा, जब अपने हाथों से आप खुद बनाओगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एफएम रिसीवर, जो कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि ये कैसे इसका ब्लॉक डायग्राम होता है। एंटीना से सिग्नल आया आरएफ एम्पलीफायर में, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इसमें एम्पलीफाई हुआ, फिर हमारा मिक्सर में जा रहा है, और यहाँ पे लोकल ऑक्सीलेटर लगा हुआ है। इसके बाद हमारा आईएफ एम्पलीफायर हुआ, इसमें एम्पलीफाई हुआ, यानी ये आईएफ सिग्नल हमारा एम्पलीफाई हुआ। रेशियो डिटेक्टर में हमारा लिमिटर लगा हुआ है, यानी कि ये जो लिमिटर है इसको हम रेशियो डिटेक्टर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, एजीसी हमने बताया था, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। गेन कंट्रोल इसी तरह हमारा होता है एएफसी, उसका मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, एजीसी से वापस से हमारा आरएफ एम्पलीफायर में चला जाएगा। ठीक है, ये डीएमएफएस सर्किट, डिस्क्रिमिनेटर, और साथ में हमारा ऑडियो एम्पलीफायर, और ये स्पीकर। तो ये हमारा किसका स्पीकर लग गया, तो यानी रिसीवर का। एंटीना की तरफ एरो है हमारा, तो ये हमारा किसका हो गया, ट्रांसमीटर का। तो एफएम ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है, और एफएम रिसीवर का भी ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, अब हम देखते हैं सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का डायग्राम, जो कि हमने देखा था। और ये टीआरएफ का डायग्राम है, क्योंकि ऑप्शन में सारे थे तो हमने सारे ब्लॉक डायग्राम आपके सामने ला दिए। ठीक, ब्लॉक डायग्राम सुपर हेटेरोडाइन में देखिए क्या क्या है। आरएफ एम्पलीफायर है ही है, मिक्सर है, लोकल ऑक्सीलेटर है, क्योंकि एफएम रिसीवर की तरह ही है ये, आईएफ एम्पलीफायर एंड फिल्टर, फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, और फिर डीमॉड्यूलेशन होता है सिग्नल का, फिर हमारा एएफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमारी उसमें एम्पलीफाई की जाती है, फिर हम स्पीकर पे दे देते हैं। ठीक है, तो ये किसका है, हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा एंटीना है। एंटीना से फर्स्ट आरएफ एम्पलीफायर में आया,
RF एम्पलीफायर और ये डिटेक्टर। ठीक, ये डायग्राम हमने पिछली क्लास में एक ब्लॉक डायग्राम दिया था और पूछा था कौन सा रिसीवर है। तो ये कौन सा रिसीवर है हमारा, ये TRF रिसीवर है। कौन सा है, TRF। अभी पिछली स्लाइड में हमने इसका फुल फॉर्म बताया, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। ठीक है, पावर एम्पलीफायर ये हमारा स्पीकर पे। तो अब आपके सामने ये डायग्राम्स आएंगे, ये ब्लॉक डायग्राम आएंगे, तो आप इसे नहीं भूलोगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हम चलते अपने क्वेश्चन पे। और ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा किसका है, देखो एक बार आप डायग्राम देखोगे दिमाग में याद रहेगा, क्योंकि आपको ये चीज भी पढ़नी है। ऐसा नहीं डब्बे डब्बे रख के जाओ, इसमें 5 डब्बे, इसमें 6 डब्बे, एक नीचे डब्बा एक ऊपर डब्बा, ऐसा नहीं। हम इसको पढ़ लेंगे कि ट्यून सर्किट लगी है, डिमॉड्यूलेटर लगा है, हाई पास लिप फिल्टर और लो पास फिल्टर एक साथ लगा है, इसकी यानी रिफ्लेक्शन रिसीवर होगा ये। ठीक है, तो 186 का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमने अभी पिछली स्लाइड में बताया आपको कि EM मॉड्यूलेशन में हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 या फिर कह लो 50% होता है, 50% या 0.5। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तरंग का मॉड्यूलेशन सूचकांक क्या होता है, तो हमारा यहाँ पे 0.5 या 50% हो जाएगा। ओके, अब हमें देखना है कि और भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। और भी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, ये रहा हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5। ठीक है, अब ये प्लस 50% माइनस 50%, ये हमारी जो लाइन है ये प्लस 50% वाली है और ये वाली लाइन हमारी माइनस 50%, और ये आ रहा हमारा नॉर्मल लेवल। तो जब सिग्नल हमारी कुछ इस तरह से आपको दिखे तो इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, 0.5 या 50% माइनस 50%। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 1 होगा तो कैसा दिखेगा। ये डायग्राम दे दे, पूछा इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 या फिर इसको कहेंगे 100%, ये 50%, ये 100% और ये मोर देन 100%, मोर देन 100% यहाँ पे हो रहा है मॉड्यूलेशन। ठीक, तो इसमें एरर आ जाता है क्योंकि मोर देन 100% अगर आप करोगे मॉड्यूलेशन तो उसमें एरर आने लाजमी है। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पे आकर के दोनों एक दूसरे को कोइंसिडेंस करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, और डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से होता है। इसको हम एक और चीज कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं हम इसको, ओवर। तो एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि ओवर मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, तो जब हमारा 100% से भी ऊपर चला जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ओवर मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी आपको जानना जरूरी होता है, मतलब है कि होता क्या है आखिर। आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू जान सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का सिंपल सा एक चीज याद रख लो कि M/A, यानी कि मॉड्यूलेटिंग जो एम्पलीट्यूड होता है वो, और कैरियर का एम्पलीट्यूड, या फिर कह लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल हो सकता है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को सबसे पहले ऐसे दिखाते हैं। ठीक, अब इसको हम डिनोट कर रहे हैं, EM की वैल्यू हो जाए, EM का नाम हो जाएगा EM इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी इंफॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल। कंफ्यूज नहीं होना, मॉड्यूलेटिंग, मैसेज, इंफॉर्मेशन तीनों सेम है, नाम अलग अलग है। ठीक है, और EC का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे हमारा मैसेज सिग्नल का और मैक्सिमम वैल्यू लेंगे हमारा कैरियर सिग्नल का, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। होप ये समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ पे क्या जाना, मॉड्यूलेशन। ठीक, यहाँ पे क्या जाना हमने, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 यानी 50% होगा तो कैसी फिगर दिखेगी,
1 कित होगा तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 होगा तो कैसा फिगर दिखेगा, यानी कि 100%। और अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा, क्या लेंगे हम, 1 से ज्यादा, अगर म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा या 100% ज्यादा होगी तो कैसा फिगर दिखेगा, इसको क्या कहते हैं हम, ओवर मॉड्यूलेशन। होप ये दिख रहा होगा बहुत अच्छे से और ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम वापस क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब ये वाला वेव आपने देखा, हमने अभी बताया आपको कि ये वाला जो वेव है ये 0.5 मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 0.5। अब देखो एएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने देख लिया, तो एफएम का भी तो कुछ मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा ही होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं एफएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 0.5 यानी 50% से कम होता है, ठीक है। एफएम की बात करेंगे तो लेस देन 50% या 0.5, तो लेस देन 0.5 या मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम इज लेस देन 50%, ठीक है। ये एफएम की बात हुई, ये एफएम की बात है, ध्यान रखना, एएम की बात नहीं हो रही है। हमने एएम पढ़ लिया और एफएम भी देख लिया, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है और ये फिगर कैसे दिखाए जाते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स के, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। और आई थिंक आज मेरी स्पीड भी थोड़ी स्लो है, तो होप समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, पढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर सी इन द एनवलप डिटेक्टर। ठीक, एनवलप डिटेक्टर की बात कर रहा है पहले तो ये, और यहाँ पे कैपेसिटर लिखा हुआ है, कैपेसिटर की बात कर रहा है। चलो पढ़ते हैं हिंदी में भी। एनवलप डिटेक्टर सर्किट में संधारित्र सी का क्या कार्य है। सबसे पहले हमें ये बताओ कि संधारित्र का कार्य क्या है, कैपेसिटर का काम क्या है। कैपेसिटर स्टोर करता है, उसके बाद वो रिलीज करता है, तो ठीक वही कार्य वो यहां भी करेगा। कैसे करेगा हमारा, कि जो एनवलप डिटेक्टर है, सबसे पहले तो हमें वो जानना है कि एनवलप डिटेक्टर होता क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल लेता है और आउटपुट के टाइम में ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल उसको डिमोडुलेट कर देता है। तो ये इसका काम क्या होता है, डिमोडुलेट करना होता है सिग्नल को, और जो हाई फ्रीक्वेंसी तो मूल सिग्नल से हाई फ्रीक्वेंसी को डिमोडुलेट कर देता है। तो ये हमारा काम एनवलप डिटेक्टर का होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें कैपेसिटर की बात कर रहा है, तो कैपेसिटर का काम क्या होता है हमारा, डाटा को स्टोर करना। डाटा नहीं, मेमोरी का काम होता है डाटा स्टोर करना। सिग्नल हमारा जो है वो हमारा स्टोर करता है, क्या करता है, सिग्नल को स्टोर करने का काम होता है, और फिर जब डिमोडुलेट होता है फिर उसको हम रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर का काम क्या है, स्टोर द सिग्नल, संकेत संग्रहित करता है, चार्ज स्टोर करता है, सिग्नल स्टोर करता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर का काम क्या है, तो ये तो सबको ही आ जाना चाहिए। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखिए एनवलप डिटेक्टर का सर्किट दिखता कैसा है। तो ये रहा हमारा एनवलप डिटेक्टर का सर्किट। ये बहुत ही आसान सर्किट है, डायोड लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे लोड रेजिस्टर लगा, वी आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है हमारा। ये सर्किट है, ये सिग्नल स्टोर करने का काम करता है, फिर रिलीज करता है जब जरूरत होती है, ठीक। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में सर्किट विद AD633 के बारे में हमने पढ़ा था, जनरेट AC एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरेट करता है, AM सिग्नल जनरेट करता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये सिग्नल आ रही है हमारी RC2 लार्ज। अब यहाँ दिखा रहा है एनवलप डिटेक्टर आउटपुट। एनवलप डिटेक्टर का जो आउटपुट है वो यहाँ ये है। अब एनवलप जो है ये बना हमारा, ठीक। तो इसको हमारा डीमॉड्यूलेशन करके बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल बना रहा है। ये वेवफॉर्म है और ये हमारा एनवलप डिटेक्टर का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। Which circuit is used to process the demodulation of amplitude modulated signal? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया इसके पिछले क्वेश्चन में, क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन को संसाधित करने के लिए किस सर्किट का उपयोग करते हैं। आइए यहाँ पे हम कुछ सर्किट लाए हैं वो देखते हैं।
पहला है रेशियो डिटेक्टर सर्किट। अब आप बताइए कि रेशियो डिटेक्टर सर्किट आप देखे हैं कि क्या होता है। तो ये सर्किट आपके सामने है, पहला सर्किट दिखा रहा है आपको रेशियो डिटेक्टर सर्किट, ठीक है। और दूसरा सर्किट हमारा है एफएम स्लोप डिटेक्टर। अब एफएम स्लोप डिटेक्टर जो है हमारा, उसका भी यही कार्य है डीमॉड्यूलेशन का, ठीक है। रेशियो डिटेक्टर का भी वही कार्य है। अब आपके सामने सर्किट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपको थर्ड वाइंडिंग और द ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, कैपेसिटर डायोड लगे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि रेशियो डिटेक्टर जो है वो हमारा यहां से निकल के आया है, एक डायग्राम हमने यहां लाया है, ये यहां से निकल के आया है। इसमें डायोड हमारा एक डायरेक्शन में है लेकिन उसमें अलग डायरेक्शन में है, तो वो फोस्टर सर्किट है, उसको भी अब समझेंगे। ये रहा हमारा रेशियो डिटेक्टर सर्किट, ठीक है। और ये फोस्टर से सर्किट से आया है, लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। ये हमारा उसका डायग्राम है। ये रहा हमारा एफएम स्लोप डिटेक्टर डिटेक्शन कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्लोप डिटेक्टर काम क्या करता है, डिमोड्यूलेशन का काम करता है एफएम वेव के लिए। और ये हमारी उसकी लो फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी उसकी हाई फ्रीक्वेंसी, ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी, और ये रही हमारी बीच में कैरियर फ्रीक्वेंसी सेंटर में हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। ये मिनिमम आउटपुट, ये मैक्सिमम आउटपुट। तो ये वाला डायग्राम आपको कहीं भी दिख जाएगा तो आप समझ जाना कि ये हमारा स्लोप एफएम स्लोप डिटेक्टर का स्लोप दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है, एफएम स्लोप डिटेक्टर का स्लोप दिखा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सर्किट विद एडी। ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, एनवलप डिटेक्टर के बारे में। और ये रहा हमारा बेसिक क्वाम डिमॉड्यूलेटर डायग्राम, बेसिक क्यूएएम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये इसका बेसिक डायग्राम है। इसमें एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन का काम होता है, ठीक है, बाय द सैंपलिंग प्रोसेस। और ये हमारा डायग्राम में कुछ स्प्लिटर लगा होगा, ऑक्सीलेटर 90 डिग्री फेज शिफ्ट होता होगा, ये मिक्सर लगे हुए हैं, और ये हमारा इनपुट यहाँ से दिया जा रहा है। और ये रहा हमारा उसका डायग्राम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और इसमें क्वेश्चन हम फिर से पढ़ लेते हैं। विच सर्किट इज यूज्ड टू प्रोसेस द डीमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल। अब भी हमने बताया डीमॉड्यूलेशन का कार्य एनवलप डिटेक्टर करता है। कौन करता है, हमारा एनवलप डिटेक्टर। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया। जब अभी डिस्कस किया तो याद होगा कि ये एनवलप डिटेक्टर का काम होता है। और इसके फिगर भी आपने देख लिए, इसका भी फिगर देख लिया, इसका भी देख लिया और इसका भी देख लिया। चारों को फिगर इसलिए दिखा दिए कि अगर एग्जाम में फिगर आ जाए तो आप उसको देख करके अच्छे से समझ जाओ कि ये हमारा कौन सा वाला फिगर है और इसका क्या काम हो रहा है, ठीक है, ये जरूरी है जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Which type of FM detector concept produce the frequency response characteristic curve? किस प्रकार के FM डिटेक्टर अवधारणा आवृत्ति प्रतिक्रिया विशेषताओं का वक्र का उत्पादन करती है? साफ साफ पूछ रहा है। ये जो डायग्राम है किसका है, ये हमने अभी देखा लोअर फ्रीक्वेंसी है, ये देखा हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा अपर फ्रीक्वेंसी है। और ये किसका डायग्राम है, पीछे अभी जस्ट दिखाया है स्लोप डिटेक्टर का। किसका, स्लोप डिटेक्टर यानी एफएम स्लोप डिटेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी रेशियो डिटेक्टर को अभी हमने जस्ट पीछे देखा और क्वाड्रेंट एफएम डिटेक्टर को देखा, बाकी आगे भी डायग्राम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ये डायोड का डायरेक्शन इनके अलग अलग है और इनके सेम है, और साथ में इसमें आरएफ चोक लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा किसका डायग्राम है, फर्स्टर सिली एफएम डिटेक्टर। इसी का वेरिएंट है हमारा रेशियो डिटेक्टर सर्किट। यहां पे इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है सर्किट्स को या ब्लॉक डायग्राम को, क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज चले, बट आपको प्रॉपर नॉलेज दी जा रही है ताकि ये डायग्राम आए या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारा ये फिगर भी हमने देख लिया है पिछले क्वेश्चन में, तो हमारा इन तीनों फिगर को हमने देख लिया है, और ये वाले फिगर को भी हमने पिछले स्लाइड में अभी देखा। तो ये किसका डायग्राम है, एफएफ स्लोप डिटेक्टर का। ऑप्शन नंबर सी 190 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 191 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज नेसेसरी टू अलाइन द एफएम डिटेक्टर इन रिसीवर सर्किट। एफएम डिटेक्टर सर्किट में रिसीवर सर्किट की बात कर रहा है। विच
इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अलाइन किया गया, कौन सा साधन रिसीवर सर्किट में एफएम डिटेक्शन के लिए यूज किया गया है, संरेखित करने के लिए आवश्यक है यूज किया गया है, कौन सा। तो हम एलिमिनेशन मेथड भी देखते हैं, बाकी आपको इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा डिस्टॉर्शन एनालाइजर। एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। अमीटर, आप सभी को पता है क्या काम होता है अमीटर का, करंट मेजर करना, ठीक है। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, और ओम मीटर हमारा ओम यानी रेजिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा वो हमारा आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर यानी कि हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है एफएम डिटेक्टर में डिटेक्शन के लिए, तो डिस्टॉर्शन एनालाइजर का उपयोग करते हैं, जो विरूपण को डिटेक्ट करता है और उसे फिल्टर आगे किया जाता है, ठीक है। विरूपण विश्लेषक का यूज किया जाता है। डिस्टॉर्शन एनालाइजर कहाँ यूज होता है, एफएम डिटेक्टर इन रिसीवर सर्किट, ठीक है। एफएम डिटेक्टर के रूप में रिसीवर सर्किट में यूज होता है। बाकी ये क्वेश्चन आसान था, आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन बिल्कुल ऐसे थे कि आप समझ जाओ कि ये ओम मीटर तो हमारा रेजिस्टेंस मेजर करता है, वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज मेजर करता है, और मीटर हमारा मेजर करता है, ठीक। डिस्टॉर्शन एनालाइजर हमारा आंसर हो जाएगा 191 का। 192 पे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूजेस द सिग्नल सुपर इम्पोज ओवर द कैरियर सिग्नल। अब देखो, वाहक तरंगों के ऊपर किस प्रकार का मॉड्यूलेशन सिग्नल का उपयोग करते हैं। मॉड्यूलेशन सिग्नल यानी एम्पलीट्यूड, जब आयाम में परिवर्तन होता है तो हमारा कैसे सुपर इम्पोज होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज हो जाता है, उसी को वाहक तरंगों, वाहक यानी कैरियर की बात कर रहा है, के ऊपर कौन सा सिग्नल था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, जिससे हमारा क्या हुआ था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ था, आयाम मॉड्यूलेशन हुआ था। देखिए यहां पे भी एम्पलीट्यूड लिखा है, आप इसको आयाम भी ले सकते हो, इसको फ्रीक्वेंसी को हम आवृत्ति लिख सकते हैं, ठीक। फेज मॉड्यूलेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे कि कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते स्लो हो जाना और फिर अचानक से तेज होना, वो हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक। अपनी आवाज में कमी या तेजी लाना वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने बताया था आपको पिछली स्लाइड में कि क्या होता है, और यही कार्य होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और फेज मॉड्यूलेशन में हमारा फेज चेंज होता है, ठीक है। देखिए आपके सामने एक फिगर है, और इस वेव फॉर्म से हम समझ रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आखिर होता कैसे है। तो यहाँ देखिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यहाँ कैरियर वेव है, और यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। और इस वाले फिगर को हमने पिछले स्लाइड्स में अच्छे से समझा भी है। ये वाला देखिए, इसमें देखिए ये कैरियर वेव है, और ये हमारा एफएम वेव जो कि मॉड्यूलेट हो चुका है, ठीक। लो एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, लो पे हमारा देखो बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, लेकिन हाई एम्पलीट्यूड जहां होगा, जहां पे हाई एम्पलीट्यूड होगा हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वहां पे फ्रीक्वेंसी में हायर चेंज होगा। इनपुट सिग्नल कैन बी एनी शेप, कोई भी शेप का इनपुट सिग्नल हो सकता है। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर हैज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज, ठीक है। इसका कांस्टेंट होगा तीनों चीज, एम्पलीट्यूड भी, फ्रीक्वेंसी भी और फेज भी। और एफएम सिग्नल हैज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फेज, बट फ्रीक्वेंसी चेंजेस अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अगर करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फेज मॉड्यूलेशन करेंगे उसमें फेज चेंज होगा, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे तो उसमें एम्पलीट्यूड चेंज होगा। ये तीन चीज याद रख लो। बाकी अगर ऐसे आए कि बताओ कौन से मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी ना ही फेज चेंज होगा, तो किस में होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, बाकी दो चीज कांस्टेंट, जो चेंज हो रहा है उसके अलावा दो चीज कांस्टेंट रहेंगी। अब एम्पलीट्यूड समझ लिया यहाँ पे हमने, और ये हमारा एफएम समझ लिया, ठीक। इसी तरह हमारा फेज मॉड्यूलेशन भी होता है, जैसे कि हमारा ये नॉर्मल सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है, ठीक है। तो हमारा फेज कैसे चेंज होगा, ठीक है। जब ये लो जाएगा, जैसे हमारा ये जा रहा है, तो यहां से हमारा वापस से ऐसे घूम करके ऐसे आएगा, जो कि हमने अभी एएसके पीएसके एफएसके में आपको अच्छे से समझाया है, ठीक। ये हो गया हमारा फेज मॉड्यूलेशन। इसी तरह हमारा पल्स मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। पल्स मॉड्यूलेशन
में भी कई प्रकार होते हैं। पल्स विड मॉड्यूलेशन होता है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड मॉड्यूलेशन, तो ये वाले जब आएंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पल्स के अकॉर्डिंग हमारी सिग्नल चेंज होती है बहुत अच्छे से। और एक और होता है हमारा पल्स मॉड्यूलेशन। ये सब किसके वेरिएंट है? पल्स मॉड्यूलेशन के। कितने टाइप के हैं ये हमारे? एक होता है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है, एक हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। 4 वेरिएंट है हमारा। पहला है हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच मॉड्यूलेशन मेथड इज यूज्ड इन बाइनरी फेज शिफ्ट किंग। क्वेश्चन देखना, फेज शिफ्ट किंग एप्लीकेशन की बात हो रहा है। ठीक है, अब फेज शिफ्ट हो रहा है तो फेज मॉड्यूलेशन में ही होगा, और किसी में तो होगा नहीं। मैंने क्या कहा था, जिसकी बात हो रहा है सिर्फ उसको रखेंगे, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो फेज शिफ्ट की बात कर रहा है। कौन सा मॉड्यूलेशन विधि द्विआधारी चरण शिफ्ट किंग अनुप्रयोग में प्रयोग किया जाता है? तो फेज शिफ्ट की बात है तो फेज ढूंढो अपने क्वेश्चन में, कहा है यहाँ पे फेज मॉड्यूलेशन। फेज शिफ्ट किंग किस में होगा? फेज मॉड्यूलेशन में होगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ASK, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अभी जब हमने यहाँ डिस्कस किया पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये टाइप होता है पल्स मॉड्यूलेशन का। इसमें पल्स के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड में चेंज होगा। ठीक है, पल्स पोजीशन में चेंज होगा। ठीक है, पल्स देंगे उसके बाद हमारे सिग्नल के पोजीशन में चेंज होगा। तो ये हमारा फेज मॉड्यूलेशन में होगा। क्या? PSK की बात हो रही है यहाँ पे। फेज शिफ्ट किंग PSK हमने अभी डिस्कस किया है पिछली स्लाइड में। PSK और PSK किस में होगा? हमारा फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन, फेज के मॉड्यूलेशन में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ AFC? हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था AGC बताया था, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। उसी तरह हमारा ये क्या था? ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। क्या था हमारा ये? हमने वहीं पे डिस्कस किया था कि ये हमारा क्या है? ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर FM ब्रॉडकास्टिंग? FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। FM प्रसारण के लिए आवृत्ति की सीमा क्या है? तो FM प्रसारण में हमारा आवृत्ति की सीमा 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज होती है। ये तो आपको पता है, AM ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है। प्रसारण में, AM प्रसारण में। ठीक है, ये वाला हमारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है स्काई वेव में। ये भी हमारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है स्काई वेव में। ठीक है, तो आज 195 क्वेश्चन हो गए। होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।